अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में मिला ही नहीं। ऐसा इतना अच्छा काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। बाद कुंभकर्ण की नींद से सरकार जागी और तब उन्होंने बातचीत की राष्ट्रपति से वहां के। ईरान में बच्चों की स्कूल पे बॉम्बिंग हुई, बच्चे मारे गए, हम चुप देखते रहे। सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया, युद्ध हो रहा है, देखा प्रधानमंत्री भाग गए थे पार्लियामेंट हाउस। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब और ज्यादा घातक रूप अख्तियार करती जा रही है। हमले ऐसे हो रहे हैं कि पूरे शहरों में कोहराम मचा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के पावर सेक्टर को तबाह करने की धमकी दी गई, तो वहीं ईरान की तरफ से इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब 2 शहरों में मिसाइल दागकर दहशत फैला दी गई। ईरान धमकी दे रहा है कि अगर उसके पावर प्लांट पर हमला किया गया तो फारस की खाड़ी को समुद्री रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा देगा, दुनिया में एनर्जी सप्लाई बंद हो जाएगी, बहुत असर पड़ेगा। ईरान ने पहले से ही उन देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है जो इजराइल और अमेरिका के समर्थन में है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ज्यादा दिनों तक बाधित रहा तो कई देशों में ऊर्जा का संकट पैदा हो जाएगा। तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से वहां के जनजीवन पर भी असर पड़ेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस बीच अमेरिका की तरफ से ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट को अमेरिका तबाह कर देगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बयान दिया है, जिससे अफवाहों पर पूरी तरीके से लगाम लग सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हॉर्मुज का रास्ता रोकना भारत को मंजूर नहीं है। युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत का होना भी बेहद जरूरी है। नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले यह भी मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में यानी भारत में ऊर्जा का संकट नहीं पैदा होने दिया जाएगा। ऊर्जा की जरूरतों के लिए भारत अब 27 की जगह 41 देशों से ऊर्जा उत्पाद आयात कर रहा है। इसके अलावा देश के पास 65 लाख मीट्रिक टन रिजर्व की व्यवस्था है। हमारे पास अन्न के पर्याप्त भंडार हैं और आपात स्थिति से निपटने के भी पूरे इंतजाम हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को अलर्ट भी किया है कि मिडिल ईस्ट में अगर युद्ध लंबा चला, जो कि चलना ही है, और कोरोना काल जैसे हालात का सामना करना पड़ा तो देश इसके लिए तैयार रहे। देश इस चुनौती से निपटने के लिए भी तैयार है, ऐसा भरोसा उन्होंने लोकसभा में जताया है। इन सब के बीच एक राहत भरी खबर भी है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि ईरान के साथ अमेरिका की अच्छी बातचीत हुई है और ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमला रोकने के लिए कहा है। अब ईरान के पावर प्लांट पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से कोई हमला फिलहाल नहीं होगा। यह रोक 5 दिन के लिए है, लेकिन जिस तरह अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान हुआ है उससे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में खुशी की लहर पैदा हो गई। ट्रंप के ऐलान के साथ ही कच्चे तेल के दाम 11% कम हो गए। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर देश दुनिया किस दिशा में जा रही है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो बयान दिया है उसमें कितना विपक्ष और कितना देश की जनता उनके साथ में खड़ी है। उधर जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि हम 5 दिन के लिए युद्ध को रोक रहे हैं, तो ऐसे में दुनिया कितना उनके साथ में खड़ी है, इस युद्ध को रोकने के पीछे का क्या कारण है, और इसके साथ साथ ईरान इस बात को कितनी देर तक और कितनी दूर तक समझ पाएगा। इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बयान। सरकार का यह प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है।
भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाएँ, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में इस पर। आप बिहेव करते हैं कि आप महामानव हैं, सब कुछ आपको पता है। भाई, आपने जबरदस्ती भारत को संकट में डाला। हम तो हमेशा आपके साथ खड़े थे राष्ट्रीय संकट के वक्त, और हमने कहा कि आप बातचीत कीजिए ईरान के राष्ट्रपति से। और जैसे चीन ने, रूस ने अपने देश में तेल को लाने का, गैस को लाने का इंतजाम किया, उनके जहाज नहीं रुके, आपके भी नहीं रुकते। लेकिन आपने सही वक्त पे बात नहीं की। अब कह रहे पूरा देश साथ दे, साथ तो देगा ही आपका। और ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास? लाइन में आपने पूरे देश को खड़ा कर दिया है, तो खड़े रहेंगे। लगभग 1 महीना हो गया, अगर आप टाइमलाइन देखें 28 फरवरी से आज 23 मार्च तक। इस टाइमलाइन, देखिए, डिप्लोमेसी में और इस तरह की चीजों में, पहलकदमी में वक्त का बड़ा महत्व होता है। प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा वक्त लगा दिया विपक्ष को कोसने में, पैनिक क्रिएट कर रहे हो, रूमर फैला रहे हो। और ऑयल कंपनियों के विज्ञापन देखिए, अचानक में इस देश में केरोसिन का जिक्र होने लगा, तो पैनिक नहीं फैलेगा क्या? और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ अमलेन त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। अमलेन जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के भीतर कही है, कांग्रेस उससे कितना इत्तेफाक रख पा रही है? सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बातों का जो वजूद है झूठ बोल बोल के कम कर दिया है। पूरे देश में आए दिन ऐसी मजाकिया बातें कही है जिनको लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया। आपको पता होगा कि कैसे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो उनको उनकी दूरदर्शी सोच और उसके तरीके को बताने का काम करते हैं। चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे अभी जो इजराइल और इराक का युद्ध हो रहा है उसको लेके बात हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बताने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा समय समय पर किया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की छोटी सोच की वजह से देश को आए दिन कहीं के संकट में डाला जा रहा है। अभी आपने खुद देखा कैसे पूरे देश में गैस की किल्लत हो रही है, लोग लाइन में लगे हैं, छापे पड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों में ही कहीं कहीं सिलेंडर या कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं जो संदिग्ध पाई जा रही हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले देश के सामने आकर सच बताना चाहिए था। आप वैसे हर वक्त तो 8 बजे आ जाते हो, लेकिन जब देश में ऐसी इतनी गंभीर सिचुएशन थी तो आपको जनता के बीच में आना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि ऐसी ऐसी समस्या, पूरा देश बाकायदा, मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं, पूरा देश आपका साथ देता, पूरा विपक्ष आपका साथ देता, क्योंकि ये चीजें किसी के हाथ में तो होती नहीं है। लेकिन तब आपने सबसे ज्यादा समय लगा दिया विपक्ष को पूछने में, दोषारोपण करने में, हंसी मजाक बनाने में कि कैसे कांग्रेस टाइम पे लोग लालटेन लेके चला करते थे, जबकि दुनिया जानती है डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव होता था। उस टाइम की बात, उस टाइम के हालात अलग थे, वर्तमान के हालात, वर्तमान की बात अलग है। अभी आपने खुद देखा कि कैसे जो डॉलर है उसकी कीमत कितनी 94 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। तो नरेंद्र मोदी जी की डिग्रियां लोग मांगते थे, जनहित में मांगते थे, और सच में आज वो चीज साबित हो गई है कि डिग्रियां तो दिखा नहीं पाए लेकिन देश का बनकाधार करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं छोड़ी। चाहे डॉलर की बात ले लीजिए, चाहे बढ़ती महंगाई की बात ले लीजिए। अब तो लोगों ने, अब सोच लीजिए कि 3-3 हजार रुपए में सिलेंडर बिका है। लोगों ने पूरा पूरा दिन का अपना काम छोड़ छोड़ के सिलेंडर की लाइन लगे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लाइन में लगे हैं, वकील लाइन में लगे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग सक्षम लोग थे वो लाइन में लग के सिलेंडर जुगाड़ करके लाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रूफ बन जाता है और ये सच लोगों को नहीं बता पाते हैं। दूसरी तरफ क्या कि लोगों ने अफवाह उड़ा दी, भ्रम फैला दिया। आप पन्ना प्रूफ तो बना ले गए, तब उसमें भ्रम नहीं बढ़ा, लेकिन अगर सच लोगों के बीच में बहुत तरह फैल रहा है
तो आप उसे दोषारोपण चले जा रहे हो। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमी है और देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है कि कैसे भी इन्होंने साम दाम दंड भेद करके झूठ बोल के गुमराह करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन इनके बस में चलाना सत्ता नहीं है। आपने देखा कि पिछले 1 वर्ष में रुपया लगभग 10 रुपए कमजोर हो चुका है। सोच के देखिए, जो 2025 में मार्च के महीने में 80 से 82-83 था, अब 94 रुपए पहुंच गया। आजादी के इतिहास में रुपया अब तक सबसे अपने न्यूनतम स्तर में है और प्रत्येक वर्ष एक वर्ष में सबसे ज्यादा अभी 2025-26 में गिरा है। किसके कार्यकाल में? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। लेकिन मोदी जी की पूरी कैबिनेट पता कहां पे लगी है? असम में लगी है। उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो सत्ताजीवी लोग हैं, इनको वो सत्ता चाहिए, क्योंकि ना ये जनहित की बात करते हैं, ना इनको जीने मरने लोगों को फायदा। ठीक है, वापस विषय पे आ जाइए। अमलेन जी, मैं 2 चीजों का अनुरोध करना चाहूंगा अपने सभी पैनलिस्ट से कि जब आप आरोप लगाएं तो उसका तथ्य ठीक हो, है ना। एक चीज ये है, वरना होता क्या है कि बहस हम लोग जो चर्चा करने बैठे कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। तो जब आप आरोप लगाएं तो उसमें जो तथ्य रख रहे हैं उसको बिल्कुल परफेक्ट रखें, ताकि कम से कम उस पर कंट्राडिक्शन ना हो। वरना मुझे जब बीच बचाव करना पड़ता है तो फिर वो चीज फैक्ट के साथ में अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पैनलिस्ट के बीच में वो फैक्ट गलत रख रहे हैं और हम उसको सही कर रहे हैं। ये चीज ऐसा ना हो। मैं जो आपने आरोप लगाए हैं, जो आपने सवाल उठाए हैं, उसको लेकर के कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास चलता हूं। कैप्टन साहब, 2-3 चीजें हैं। एक तो कांग्रेस की तरफ से यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर के अब तक जो भी बात कहती है उसमें झूठ का पुट होता है। तो आप कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना उसमें सच है, वो कांग्रेस के लिहाज से आप इनको क्लियर कर देंगे, क्योंकि सवाल कांग्रेस की तरफ से है। दूसरी बड़ी चीज मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि कोरोना काल में देश जिस तरीके से एकजुट हुआ, जिस तरीके की स्थितियां बनी, और अभी जो युद्ध चल रहा है वो लंबा खिंच सकता है, तो क्या इस बात का इशारा है कि लोग अपने घरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें, या प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि सारी चीजें स्मूथ ही चलेंगी, पैनिक ना हो? बहुत अच्छी बात कही त्रिवेदी जी आपने, और सवाल भी वाजिब है, और मैं इसका बड़े जिम्मेवारी से बिंदुवार आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध से अकेला भारत परेशान नहीं है, मेरे ख्याल से तो पूरी दुनिया परेशान है। क्योंकि जब तेल के रास्ते, तेल के स्रोत ही जब बंद हो जाएंगे तो आपूर्ति जो लोगों को होना है वो बंद हो जाएगी। आज हमारे देश में कितना % है हम तेल हमारे अपने देश का है, ज्यादा से ज्यादा हम बाहर से आयात कर रहे। तो जब ये सप्लाई चेन टूटेगी तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। हालांकि इसका भंडारण इतना बड़ा भी नहीं कर सकते कि हम 1-2 साल का भंडारण कर ले। 2 महीने का हम तेल स्टोरेज कर सकते हैं, वो हमारे पास है। और 15 दिन से ज्यादा हम एलपीजी गैस को स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि नियम है 15 दिन से ज्यादा आप करोगे तो वो कहीं ना कहीं लीक निकल जाती है। आप सिलेंडर भर के रख दीजिए घर में और आप उसको 1 महीने बाद यूज करिए, आप उसका वजन करके देखना, वजन कम हो जाएगा। तो उसको 15 दिन से ज्यादा गैस यूज करना, हम भंडारण नहीं कर सकते। अब रही बात कांग्रेस की, देखो कांग्रेस के पास झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। इन्होंने राजनीति 70 साल देश को चलाया, क्या किया इन्होंने? ये अपनी उपलब्धि गिनती करा दे कितनी। आज जिस रोडों पे दुनिया चल रही है, आज 4 लाइन 6 लाइन 1 लाइन, जितने नेशनल हाईवे, जितने स्टेट हाईवे किसने बनाए? भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने 70 साल में क्या बनाया? कुछ एक बता दे कहां बनाया? सिर्फ इन्होंने देश को लूटा है, झूठ बोला है, झूठ की रात, हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है। जब देश आजाद हुआ, इन्होंने जम्मू कश्मीर को हमारे देश से ही अलग कर दिया, धारा 370-35 से लगा के। क्या जरूरत थी इसकी? मगर उसको किसने हटाया? हमने हटाया। तो हमने शुरू से ही नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास। तो आज हम विकास अगर कर रहे हैं, कोई हमारे प्रधानमंत्री की योजना, कोई सेंट्रली योजना है, उसका लाभ सबको पहुंच रहा है। ये लाभ किसको दे देते? वक्फ बोर्ड दिया किसको? मुसलमानों को। हज हाउस दिया किसको? मुसलमानों को। हज पे सब्सिडी दी किसको? मुसलमानों को। ऐसी गिनाने लगे तो सुबह हो जाएगी। मगर हिंदुओं को कितना दिया? पूछ लो इनसे कि आपने हिंदुओं के लिए एक योजना बनाई है क्या? सारा आपका पूरा कलेजा मुसलमानों के लिए रहा है। तो ये लोग बांटने,
देश को गुमराह करने वाले लोग हैं और लूटने वाले हैं। इस कितना इन्होंने देश को, क्या मैं वही पूछ रहा हूं कि कितनी इंडस्ट्री चलिए ठीक है, हमने आपकी भी बात सुन ली है कैप्टन साहब। जो बात थी वो अब ठीक है, मतलब अमलेन जी ने भी अपने पूरे समय में केवल 10% विषय पे रहे और बाकी 90% इधर उधर गया। अब आप धीरे धीरे उधर ही जा रहे थे तो मैंने रोक दिया, उससे कोई फायदा है नहीं। आज हम तेल गैस, भारत की भूमिका और अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए याद दिलाता हूं अपने पैनलिस्ट को ताकि हम विषय पर रहें। शैलेंद्र जी हमारे साथ में। शैलेंद्र जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन ली होगी। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन कंसोलिडेट तरीके से अगर हम इस चीज को समझना चाहें, प्रधानमंत्री के लोकसभा में अभिभाषण के 1.5 घंटे के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हैं कि हम अगले 5 दिन तक युद्ध को रोक दे रहे हैं। इसी तरीके से युद्ध की शुरुआत का भी एक इंसिडेंट है कि प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर थे और वहां से जब निकलते हैं उसके बाद ही पहली मिसाइल जाकर के ईरान पर गिरती है। इसी तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट जिस तरीके से बंद किया जाता है, वहां से भारत का झंडा लगा करके और जहाजों का निकलना शुरू होता है। मीडिया कई बार उन चीजों को हाईलाइट करता है कि चाइना और रशिया की तरफ जाने वाले जहाज यहां से निकलते रहेंगे, लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान का ही जहाज हमारे कोच्चि बंदरगाह पर लंगर डाले है, उसको हमने शरण दी है, मतलब वो हमारी शरण में है। उधर से जहाज निकल रहे हैं जिसपे झंडा लगा है भारत का और उनको क्लियर कट रास्ता दिया जा रहा है। तो ये जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें ग्लोबली भारत को हम कहां पा रहे हैं, और जो बात आज प्रधानमंत्री ने लोकसभा के भीतर कही है उसका संदेश जनता के लिए कितना है और क्या है? जी नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया है राष्ट्र को, वो एक बहुत ही समझदारी भरा कदम मेरी नजर में है कि इस तरह की परिस्थितियां जो बनी हुई है जिसके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं है, उस घड़ी में सभी को एकजुट होकर के एक साथ आने के लिए जो उन्होंने पहल की और औपचारिक रूप से संबोधित किया, ये इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और इसकी बड़ी आवश्यकता भी है। अब रही बात कि इसके क्या निहितार्थ और निकाले जा सकते हैं, तो युद्ध जब कोई स्टार्ट होता है तो कोई ये नहीं जानता कि कब खत्म हो जाएगा। यद्यपि ट्रंप साहब ने एक अच्छा निर्णय किया है वर्तमान को देखते हुए कि ठीक है अभी हम फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन यह समझने का विषय है कि क्या ईरान रुकेगा। ईरान की जो स्थिति बना दी गई है और जिस तरीके से ये युद्ध करो या मरो की स्थिति में ला दिया है उसको, तो आदमी जब बिल्कुल मरने मारने पर उतारू होता है तब स्थिति बड़ी विकट होती है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और अब उनको ये भी पता चल गया है, जो कि प्रूव हो गया है, कि यदि हम सीधे अमेरिका में जाकर के हमला करने के, यदि हम यहीं पर उनके आसपास के लोगों को और उनकी जो आर्थिक नस है उस पर अगर दबाव डालेंगे, कुठाराघात करेंगे, तो वो ज्यादा असर करेगा बनस्पत इसके कि हम उनके ऊपर सीधा अटैक जाके करें, और उसका असर दिख रहा है। जहां तक रही बात स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत के जहाजों का झंडा लगा के आना, यह दो राष्ट्रों के बीच में, भारत और ईरान के बीच के एक सकारात्मक और पुराने मैत्री संबंधों का भी एक परिणाम है कि उन्होंने इनके कहने पर कहा कि ठीक है फंसा हुआ है, इनको निकलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि अभी तक खाड़ी देशों से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वापस ला चुके हैं, और ऐसा अनुमान है कि करीब 1 करोड़ भारतीय वहां पर कार्य करते हैं विभिन्न देशों में। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, मात्र 1 लाख आए हुए हैं। तो ये सरकार की डिप्लोमेसी है, और ऐसे में किसी भी परिवार का कोई मुखिया हो या राष्ट्र का मुखिया हो, वो यही कार्य करेगा कि अपने लोगों की जान माल को बचाएगा, और वो कर रहे हैं। और ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। ये समझिए, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे अच्छी तरह समझते होंगे कि पूरी दुनिया में पूरे जीवन काल में 2 ही तरह के फैक्टर होते हैं, या तो कंट्रोलेबल या तो अनकंट्रोलेबल। जो कंट्रोलेबल होता है उस पर हम योजना बना करके हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं बेहतर प्लानिंग के साथ में, उसमें तो हम कुछ कम अधिक कर सकते हैं। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है उसमें हम कुछ सुधार नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम एडजस्टमेंट करें। युद्ध हो गया, आंधी तूफान आ गई, कहीं
कोई महामारी फैल गई, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम बचाव कर सकते हैं, वही काम कर रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि ईरान का जो इतिहास रहा है इराक के साथ इतना लंबा युद्ध का, तो वो मेंटली प्रिपेयर भी हैं लंबे समय तक युद्ध करने के। जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा उतना उनके लिए फेवर में होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ गवा दिया है, उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। अब उनके यहाँ जो भी लोग हैं उनके सामने वो वैचारिक समर्पण वाला भाव है। जिस बात को अंडरएस्टिमेट किया गया था कि वह खामनेई जी कोई एक राष्ट्राध्यक्ष या सुप्रीम लीडर ही नहीं है, बल्कि वो धर्म गुरु हैं उनके। वह शायद पूरे विश्व में मुस्लिमों के खलीफा बनने की पोजीशन प्राप्त करना चाह रहे थे। शायद इसीलिए वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। किसी बहाने जो सुन्नी बाहुल्य राष्ट्र है उनके अगल बगल के, उनके मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो और इनको स्वीकार कर ले। जबकि दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड में शिया सुन्नी के बीच में आपसी बहुत बड़ा वैमनस्य भाव रहता है। वो उसी वैमनस्य को कम करने के लिए इनडायरेक्ट में इजराइल का विरोध और फिलिस्तीन का समर्थन करते थे, जहां पर ज्यादातर सुन्नी रहते हैं। और यह भी समझने का विषय है कि खामनेई जी ने धार्मिक आधार पर लोगों को अपने फेवर में लिया। विभिन्न राष्ट्रों में उन्होंने प्रॉक्सी तौर पर संगठन खड़े किए धार्मिक आधार पर। जिस समय ईरान पर हमला हुआ, गौर कीजिएगा, भारत के कई राज्यों में, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में लोग निकले, सहारनपुर में निकले, कश्मीर के श्रीनगर में निकले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनके समर्थक इतने जगहों पर है। जरूरी नहीं उनके राष्ट्र का नागरिक ही हो। जो उनका समर्थक है वो किस हद तक हो सकता है हमको नहीं पता। इवन पाकिस्तान में, जो कि बहुत उनका विरोधी है ईरान का, वहां पर भी कराची में हमला हुआ अमेरिकी दूतावास पर। कंट्रोल नहीं कर सके लोग। ठीक बात है शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आपने इलैबोरेट किया है, हम इस वार्ता को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अमलेन जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सलमान खुर्शीद से लेकर के नटवर सिंह से लेकर के एक से एक पिछले 50-60 साल में हमने देखा है कि कांग्रेस के जो विदेश मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपनी तरह से विदेश नीति को दुनिया के देशों के साथ में पुख्ता करने का प्रयास किया है। अपनी तरह से अपनी सरकार के समय पे उस कालखंड में वो चीजें लेकर के वो आगे बढ़े और उसका असर भी दिखा। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आज की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस के हिसाब से विदेश नीति क्या कहती है? मतलब नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए, या बीजेपी का विरोध करने के लिए नहीं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बीजेपी के उन पॉइंट्स को, बीजेपी की सरकार के उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करें जो आपकी विदेश नीति से मैच नहीं करती है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल चर्चा ऐसी होनी चाहिए। और मैं पिछली बार भी इसी को लेके ही बढ़ा रहा था, खैर आपने बीच में टोक दिया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा एक थर्ड फ्रंट को डेवलप करने का काम किया है। वो कभी भी, चाहे रसिया हो चाहे अमेरिका, उनके साथ न जाके वहां से फायदा किए, वहां से बात करने की कोशिश की जहां से भारत देश को फायदा हुआ हो। आपने खुद देखा होगा कि हमारी एक तटस्थ विदेश नीति रही है, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि हमारी पासपोर्ट रैंकिंग गिरती चली जा रही है कि ये छोटे मोटे हमारे पड़ोसी देश है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, उनसे भी हमारी कहीं न कहीं कटता बढ़ती चली जा रही है। तो जब ये हमारे पड़ोसी हमसे नाराज होंगे, तो हमारे जिनसे हमारी कहते ना पुरानी बॉन्डिंग है, रसिया था, रसिया से तेल भारत खरीद रहा था, बहुत पुरानी चीज थी। और सब जानते थे कि हमारे हर बुरे वक्त में सबसे पहला देश कौन था जो खड़ा हुआ। और उससे अगर हम दूरी बना के जो हमारे जो अभी नए दोस्त जिनको डेवलप कर रहे हैं, वो उनके पास जाओगे तो बिल्कुल देश में कहीं न कहीं नुकसान होने की बात होगी। आपने खुद देखा होगा कि जब अमेरिका में चुनाव थे, अब भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है किसी विदेश में चुनाव हो रहे हैं और देश प्रधानमंत्री उनके लिए जाके वहां कैंपेन कर रहा है कि भारतीय नागरिक जो वहां पे, भारत देश के निवासी जो वहां पे रह रहे वोटर है, उनमें जाके बाकायदा एक कैंपेन कर रहा है। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, नारे लग रहे हैं नमस्ते ट्रंप करके। तो जब ऐसी चीजें, अब की बार ट्रंप सरकार जब ऐसे ही काम होंगे तो कहीं न कहीं भारत देश
की गरिमा को भी ये चीज ठेस पहुंचाते हैं। अगर मोदी जी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि उनको लगता था इनके अंदर बड़ा जोश। अब देखिए, मैं एक फैक्ट करेक्ट कर दूं, एक सेकंड। मैंने आपसे कहा था कि फैक्ट जब आप बताएं तो फिर उसका रिजल्ट भी बताएं। ओके। ये जब एक बार फिर ट्रंप सरकार वाली जो आप बात बता रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी गए थे और वहां पर उस तरीके की स्थिति बनी थी, वो चुनाव डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जो बाइडेन उसके बाद राष्ट्रपति बने और उसके बाद अब फिर बने हैं। देखिए, अगर आप प्रचार के लिए कह रहे हैं, 100% से हाँ, मैं आपकी इस बात 100% से कह रहा हूं, लेकिन जो पहली बार चुनाव हार गए थे, प्रचार तो किया था ना, क्या ऐसा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ, प्रचार का अमेरिका में प्रचार किया, वो कहिए आप, मैं खुद भी कह रहा हूं, लेकिन वो चुनाव डोनाल्ड ट्रंप हार गए, ये भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। एक बार भी नहीं कहा कि वो चुनाव डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दिया, एक बात नहीं कहा मैंने। ठीक और जी हाँ, और उसके बाद भारत में हमल किए गए। जब ऐसी चीजें आएंगी और किसी न किसी देश से झुकाव हमारा बढ़ेगा, तो उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। अभी आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बयान दिए कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया या मैंने ऐसा काम कर दिया, तो भारत को भी एक बात, उसको उनकी बात को काटना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आते, वहां पे तो कांग्रेस के लोग नहीं होते। अच्छा, एक चीज और भी हम लेंगे, अभी ईरान के साथ साथ दुनिया के कई देश ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के संबंध दुनिया के देशों में इस तरीके के हैं, और खासतौर से इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन सब की जो लीडरशिप अभी भी बची है ईरान में, वो कह रहे हैं कि अगर मोदी बात करें तो यह युद्ध थम सकता है। इस तरीके की बात दुनिया के कई मुल्कों से आ रही है। इस पे कांग्रेस का क्या विजन है? अगर भारत इंटरफेयर करे तो बात रुक सकती है। उनके शब्द मैक्सिमम ये होंगे। खैर देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि बाकायदा पूरे विश्व को सुनना पड़ेगा। एक इतना बड़ा बाजार है यहाँ पे, लोगों को 100% सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब जो आपने बात कही कि भारत अगर इंटरफेयर करे, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, आपने भारत कहा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक मंच पर आकर के कोई इस तरीके की बात कहने वाले हैं? अगर एक मंच पे ना भी आए तो उधर राहुल गांधी क्या ये बात कहने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि युद्ध रोक दो, मैं नेता प्रतिपक्ष, भारत सरकार, भारत भूमि से? मैं छोटा 10 सेकंड में आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब पाकिस्तान ने भारत में पुलवामा अटैक करवाया था, उसके बाद बिहार में चुनाव थे, राहुल गांधी ने सारे चुनाव की रैलियां कैंसिल करके उसके बाद सर्वदलीय बैठक मंगा और एक स्वर में कहा था कि पूरा विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी जी आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, राहुल गांधी जी ने कहा था। तो वो हमेशा से पहल करने वाले नेता रहे हैं और आज ही नहीं, पहले भी उन्होंने ये बात तो कही है। अगर उनकी कहीं जरूरत पड़ती है तो उनको बिल्कुल लेकर आना चाहिए था। और मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी पुतिन जी जब इंडिया में आए थे, आपको पता होगा एलओपी होने के नाते राहुल गांधी जी को वहां पे होना चाहिए था, लेकिन क्या बुलाया गया था? क्यों नहीं बुलाया गया था? सिर्फ द्वेष भावना के कारण। और ये द्वेष भावना किसके अंदर उत्पन्न हुई है? क्या आज तक कांग्रेस की सरकार कभी भी हो, किसी भी समय हो, क्या विपक्ष नेता को नहीं बुलाया गया? अरे पद बुला के दिया गया है, मीटिंग से तो बुलाना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं अब इस चीज को लेकर के कैप्टन इंद्रजीत जी से जवाब ले लेते हैं। कैप्टन साहब, आपने जो कांग्रेस की, छोटा सा सवाल मेरा एक और पूछ लीजिएगा, हाँ। क्या नरेंद्र मोदी जी सच स्वीकार कर लेंगे देश में गैस की किल्लत है या नहीं? एक बार स्वीकार कर ले, पूरी जनता खुले मन से सपोर्ट करेगी उनका, बस खाली स्वीकार कर लें वो। अच्छा, छोटे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इसका जवाब कैप्टन साहब, ये सवाल विशेष रूप से है अमलेन जी की तरफ से, इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा जो टीस है, मतलब विदेश नीति को लेकर के कांग्रेस की, वर्तमान में भारत सरकार क्या विपक्ष को इस लायक समझती है कि उसके साथ में इस देश के भीतर की समस्या हो या वैश्विक समस्या हो, उसको लेकर के एड्रेस किया जाए? निश्चित तौर पे जितना सरकार की जवाबदेही होती है, विपक्ष की भी जवाबदारी कम नहीं होती है। बिल्कुल विपक्ष को सरकार के साथ, सरकार को आप घेरिए, सरकार से तीखे सवाल पूछिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कम से कम जहां सरकार कुछ अच्छा कार्य कर रही है तो आपको सरकार की पीठ ना तपाए, तो साथ तो खड़े होना चाहिए। तो कभी नहीं खड़े हुए हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं राहुल गांधी ने ये नहीं पूछा था कि हमारे कितने फाइटर एयरक्राफ्ट मार गिराए पाकिस्तान ने, हमारे कितने जवान मारे गए? क्या ये इन्होंने सवाल नहीं पूछे थे? एक बार भी इन्होंने ये पूछा कि हमारे जितने पायलट हैं इन्होंने पाकिस्तान के कितने गिरा दिए? एक बार भी नहीं पूछा। मगर हमारे अपने देश के कितने गिराए ये जरूर पूछ रहे थे। इसी तरह से जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो इन्होंने सवाल उठाए थे
जब एयर स्ट्राइक की थी तब इन्होंने कहा पक्षियों को, कबूतरों को, कौओं को मार के आ गए होंगे। तो आपने हरदम तो आपने सरकार का विरोध किया है, देश साथ में देश का विरोध किया है। सेना के जनरल को गुंडा किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी के सांसद ने। सेना के जवानों को किसने कहा था कि मंदिर में जाते लड़कियां छेड़ते? राहुल गांधी ने। तो आपकी सोच तो देश विरोधी तो है ही है। झूठ परोसिटी पे तुम बिल्कुल मैं आ रहा हूं, उनका भी जवाब, अभी उनका भी जवाब आएगा, आपको दूंगा मौका उसके लिए। बीच में ना बोले, तथ्य सहित बोलिए, बीच में ना बोले। अभी आपने एक बात कही, मैं नहीं तो अमलेन जी, एक सेकंड कैप्टन साहब, वो बात सिर्फ अमलेन जी के लिए या शैलेन जी के लिए नहीं है। फैक्ट्स अपने सही रखें, मैं यही चाहता हूं कि मुझे बीच में ना आना पड़े, वरना अमलेन जी अपनी बात रखेंगे, बेकार में चर्चा, जो हम लोग का समय है सार्थक चर्चा का, वो बेकार हो जाएगा। फैक्ट सही रखें। मेरा सिद्धांत है, मैं किसी भी डिबेट में बैठता हूं, सबकी बात सुनता हूं, अपने समय में अपनी बात रखता हूं, ना बीच में बोलता हूं, और कोई बीच में बोलता है मैं उसको भी बर्दाश्त नहीं करता हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा बड़ा सिद्धांत है, मैं डिसिप्लिन वाला आदमी हूं। एक राजनीति बाद में है, पहले मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, तो मेरे अंदर डिसिप्लिन है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। तो वो ही मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने आप सरकार से, मैंने पहले ही कहा कि सरकार का विरोध करिए जहां सरकार गलत लग रही है, मगर सरकार कोई अच्छे कार्य कर रही है तो आप पीठ ना थपथपाएं, साथ में खड़े हो जाएं। और जहां देश की बात हो जाए, आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए। आपने तो सेना के ऊपर आरोप लगाए, सरकार की तो छोड़िए, सरकार तो आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, मगर सेना देश की है, किसी पार्टी की नहीं है। चाहे सरकार आज बीजेपी की है, कभी किसी और की भी हो सकती है, पहले कांग्रेस की भी थी। क्या सेना बदल जाती है? सेना तो देश की है, वो देश के लिए लड़ती है, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देती है, और आप उसी सेना का मनोबल डाउन कर रहे हो। उससे पूछ रहे हैं कि कितने जवान मारे गए। चाइना में बोले हमारे सैनिक पिट के आ गए। इस तरह की स्टेटमेंट राहुल गांधी देते हैं, तो राहुल गांधी तो देशद्रोही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है अमलेन जी, आता हूं मैं। ठीक है कैप्टन साहब, अमलेन जी देखिए, कहते हैं ना, आदमी की गरिमा उसके मान सम्मान उसके पद से नहीं, उसके बच्चों उसके कर्मों से होती है। आप कैप्टन साहब हो आर्मी के, आपका लोग सम्मान करते होंगे इसलिए क्योंकि आप आर्मी में देश की सेवा की है। लेकिन जब आप ऐसे झूठे तथ्य बोलोगे तो वही लोग आपको मजाक का पात्र बना देंगे। आपने बड़े लंबे लंबे आरोप लगा दिए, राहुल गांधी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया। छोटा सा प्रदर्शन कोई करता है, आप दर्जनों मुकदमे उस पर लिखवा देते हो। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रदर्शन के लिए उससे बोलिए। अगर दो लोगों में लड़ाई होती है, हम मेरे बच्चे में पड़ोसी के बच्चे में, तुम पहले अपने बच्चे का हालचाल पूछूंगा ना, तो चोट तो नहीं आई या तुम्हें कितना नुकसान हो बताऊं तो इलाज कराऊं, फिर पहले पड़ोसी का पूछूंगा। अरे उनके कितने मारे वो तो सब दुनिया जान रही ना, पहले मुझे अपने जानने चाहिए ताकि मैं उसको मजबूती दे सकूं, बैकअप कर सकूं। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है अमलेन जी, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। शैलेन जी, मैं अब आपसे वापस ये समझना चाहूंगा है या नहीं, हो गया अमलेन जी, बार भी नहीं बताया कि देश में गैस की किल्लत है या नहीं। एक बार इन्होंने डॉलर का नाम नहीं लिया, इन्होंने एक बार भी गैस की किल्लत का नाम लिया। अब वार्ता आगे बढ़ेगी तभी ये सब जवाब आएंगे। मैं वही सवाल लेकर के आगे बढ़ता हूं। मैं शैलेन जी, मैं आपसे दो चीजें समझना चाहूंगा। एक तो यह है कि जिस तरीके की स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, उन्होंने ईरान को भी चेताया है अपने भाषण में, उन्होंने अमेरिका और इजराइल को भी अपनी तरह से समझाने की कोशिश की है, और साथ साथ देश को भी संदेश दिया है। ईरान को यह समझाने की कोशिश की है कि अगर रास्ता रोकोगे तो उसके परिणाम घातक होंगे। अगर अमेरिका और इजराइल उनके पावर सेक्टर पर हमला करेगा तो भी नुकसान होगा, और उसके लिए अमेरिका और इजराइल को चेताया है। और इधर भारत में लोगों से समर्थन या एक सहयोग की अपेक्षा की है कि अगर क्राइसिस होती है या बढ़ती है तो देश थोड़ा संयम से काम ले। इसके पीछे क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हम अभी भी रस्साकशी देख रहे हैं, उसमें सहूलियत से समाधान हो जाए, एक संकट पार हो जाए? यह एक चुनौती है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, लेकिन शायद प्रधानमंत्री इस बात को कहने में देश की जनता से ज्यादा समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा आज संबोधन किया, शॉर्ट में था लेकिन बहुत ही अच्छा और माकूल था। उसमें कई बातें एक साथ उन्होंने कही। एक तो उन्होंने स्थिति बता दी कि देखो भाई 1 करोड़ भारतीय वहां है, 1 लाख ला दिए हैं। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जितना हमें जरूरत पड़ती है उसके अगेंस्ट में हमने लगभग 2 लाख कितना बताया था उन्होंने कि हमने रखा हुआ है अपने पास।
अच्छा खासा मतलब मैंने कैलकुलेट किया था लगभग 2 महीने से ज्यादा का भंडारण 65 नजर दिन आया का कि भंडारण है हमारे अपने पास। हाँ। जी हाँ 65 लाख का कि इतना हमारे पास है। तो एक तो उन्होंने बताया कि हमारे पास आगे की व्यवस्था है, आप उसके लिए परेशान ना हो। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही इनडायरेक्ट में कि भाई जो खाड़ी के देश हैं पश्चिम एशिया के, कि आप लोग कृपया संयम बनाए रखें और युद्ध एक तरह से रास्ता नहीं है, उनके कहने का ये मतलब था। लेकिन यहाँ समझने का विषय है युद्ध किसने स्टार्ट किया, किसका कंट्रोल किसके ऊपर है। ईरान को हम सभी समझा सकते हैं, चलिए खाड़ी के देशों को समझा सकते हैं, इजराइल को और अमेरिका को कोई समझाने की स्थिति में है आज की डेट में? पूरी दुनिया में कोई नहीं समझा पा रहा है। ये ट्रंप इतने दिनों से लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाकर विश्व के अन्य देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे, किसी की हिम्मत हुई? अतिशयोक्तिपूर्ण लोग चाहते हैं कि भारत जैसा एक बड़ा देश भी इस युद्ध में इनडायरेक्ट में निशाने पर आ जाए, इसलिए कहा जा रहा है मोदी जी कह दे तो रुक जाए युद्ध। अरे अगर उनके कहने से रुक जाता तो मोदी जी कभी कह देते। उनको पता है वो टैरिफ लगा रहा है हमारे पर, सीधा हमारे ऊपर लगा रहा, हमारे कहने पर युद्ध रोक देगा। वहां गए इजराइल में और इधर निकल के आ रहे, उधर हमला हो जा रहा, उनके साथ गए हुए पत्रकार सब वहीं फंस गए। आप ये सोचिए कितने बड़े खतरे से बच करके हमारे प्रधानमंत्री लौट आए। किस दुनिया में हम लोग हैं? ठीक है, आप स्वाभिमान बनाए रखना जरूरी है, आपस में माहौल बढ़िया रखना जरूरी है, लेकिन आंखें मूंद लेना कोई समझदारी नहीं है। ट्रंप किसी के कंट्रोल में नहीं है आज की डेट में, पूरी दुनिया में सबको छोड़िए अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। इस तरह का माहौल बना हुआ है और ये जितनी गर्मी है, एक वातावरण में गर्मी भी हो जाती है, हर कोई आक्रामक हो जाता है, वो सब गर्मी इस युद्ध के बहाने निकल रही है। ईरान की कुर्बानी हो रही है और इसी कुर्बानी में, इसी युद्ध में सब गर्मियां जो अतिशोक्तपूर्ण हो गई थी, दिमाग में चढ़ गई थी, वो हल्की हो रही है। एकदम ये हो रहा है कि सबको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। सब लोग युद्ध पे मरने मारने पे आ जाएंगे तो फिर कोई एक देश बहुत बड़ा बलशाली नहीं रह जाएगा। ये इनडायरेक्ट में मैसेज है। मोदी जी ने जो कहा तैयारी करके रहने के लिए, वो इसीलिए उनको मालूम है कि पता नहीं कितना लंबा चलेगा। वो प्रॉक्सी वार करने में माहिर है ईरान अगर यहाँ हार जाएगा तो हर देश में और उनके ही देश में लोग आत्मघाती हमला कर सकते हैं, ऐसे उनके पास समर्पित लोग हैं। युद्ध कैसे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो ये इस समय अपने को मजबूत रखना है। और एक बात और, इकोनॉमी पर जरूर असर पड़ सकता है, हमारी रोजमर्रा की आराम और लग्जरियस चीजों पर असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। हमारा देश कभी गैस पर और पेट्रोल और डीजल पर नहीं चलता रहा, बैलगाड़ी पर, ये लकड़ी कोयला, इन सब चीजों पर चलता रहा। बहुत से बहुत होगा तो वही ना हो जाएगा, भूखे थोड़ी मरेंगे। उन्होंने इनडायरेक्ट में सबको कह दिया तैयारी रखिए। हाँ, ये कि अपडेट किए रखना अपने देश के लोगों को कि आप सजग रहो, एकदम महामानव मत बनाओ। ठीक है, हम ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं तो आप भक्ति भाव में हमको जो भी कह दीजिए, लेकिन हम भैया महामानव नहीं है। हम भी आप एक तरह इस दुनिया में आए हैं, 4 लोगों को देख करके हमने थोड़ा ज्यादा हिम्मत, ज्यादा समझदारी दिखाई और ज्यादा हमने बोल्ड फैसले लिए, तो उस वजह से आपके लिए हम आगे नेता बन गए। लेकिन हम भी आप ही की तरह इंसान है, ये वो समझाएंगे भी और हम सबको खुद समझना चाहिए। रही बात कि इस युद्ध के क्या क्या और असर हमारे ऊपर हो सकते हैं, तो असर हर चीज पर आएगा और हर किसी पर आएगा। और जिस तरह से अभी ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बढ़ा करके दिखाई है 4000 किलोमीटर, कोई गारंटी नहीं कि आने वाले समय में उसके पास 10,000 किलोमीटर तक का रेंज भी मिल जाए। और अगर ऐसा हो गया तब शायद बराबरी की स्थिति आ जाएगी, तब शायद युद्ध नहीं होगा। आज युद्ध के पीछे एक कारण यह भी है कि अमेरिका तक उसकी पहुंच नहीं है और अब ये उनको एहसास हो रहा है कि वो सीधे तो नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से हम पर और हम जिनके ऊपर डिपेंड हैं उन पर ये वार कर रहा है। अमेरिका का सोर्स ऑफ इनकम तेल का है, तेल का व्यवसाय, और तेल का व्यवसाय उनका ज्यादातर खाड़ी देशों में है। जितने देशों में उन्होंने अपना सैनिक अड्डा बनाया है, वो सैनिक अड्डा बनाने के पीछे एक कारण यह भी कि वहां की ऑयल जो ट्रेडिंग है उस पर इनडायरेक्ट कंट्रोल रखना। और इस बात पर ईरान अच्छी तरह जानता है, इसलिए बजाय वहां जाकर उलझने के उसने यहीं पर बम्बार्डमेंट किया, उसका पूरा असर हो रहा है। ये युद्ध अभी कितना दिन चलेगा? नाटकीय तौर पर स्टार्ट हुआ था, नाटकीय तौर पर खर्च रुकेगा भी, लेकिन यह सभी को एहसास करा दे रहा है कि अपने आप को मजबूत करिए, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यही एकमात्र इसका सोल्यूशन है।
ठीक है। हमको अपने आप को मजबूत करना होगा ताकि कोई हमें ब्लैकमेल न कर सके, न टैरिफ के नाम पर, न तेल के नाम पर, न युद्ध के नाम पर। ठीक है, मैं आपसे समझना चाहूंगा कैप्टन साहब कि जो 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है, चूंकि आप डिफेंस में भी रहे, एक स्ट्रेटेजिकल व्यू यहां पर दिखाई देता है। क्या कारण होगा? अमेरिका की हालत खराब हो रही है, या अमेरिका नई स्ट्रेटेजी बनाने जा रहा है, या उसको 5 दिन का जो खर्चा रुकेगा उससे वो FNF पे चला जाएगा, फुल एंड फाइनल हिसाब किताब पे चला जाएगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि 5 दिन का जो युद्ध विराम की अगर ट्रंप ने घोषणा की है और वो अपने शब्दों पे कायम रहते हैं, तो 5 दिन में अगर स्थिति बदलती है, ईरान शांत हो जाता है, ईरान पलटवार नहीं कहीं करता है, तो हो सकता है कि वो परमानेंट भी बंद हो सकता है। और अमेरिका की ये कहे कि अमेरिका के पास संसाधनों की कमी है, उसके पास हथियारों की कमी है, उसके पास एयरक्राफ्ट की कमी, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास सर्वोच्च सबसे बड़ा देश है और ताकत में भी बड़ा है, इकोनॉमी में भी बड़ा है। ईरान रुकेगा? जिस तरीके की स्थिति बनी है ईरान की, क्या ईरान इस युद्ध विराम को अपनी तरफ से मानेगा? उसको लगता है कि मानना चाहिए, या वहां के लोग इस तरीके से मानेंगे? निश्चित तौर पर ये भी बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि ईरान की स्थिति आज जो है ना, वास्तव में जो हुई है, अमेरिका ने और इजराइल ने जिस तरह से वहां बमबारी करी, जिस तरह से वहां मिसाइल के अटैक किए, तो ईरान भी हालत उसकी अब अच्छी नहीं बची है। तो ईरान सोच रहा है कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, मगर ईरान ने जो अपनी पहले से तैयारी करी थी वो उसकी काबिले तारीफ है। उसने अपने मिसाइलों को जो अंडरग्राउंड रखा था, आज दिन तक ना तो वहां तक अमेरिका पहुंच पा रहा है और ना ही इजराइल पहुंच रहा है। अगर इनके मिसाइलों तक ये पहुंच जाते तो ये युद्ध इतने दिन चलता ही नहीं, खत्म हो जाता अभी तक तो। मगर उसकी मिसाइलें तब भी सेफ थी, आज भी सेफ है, और जहां वो अटैक करना चाह रहा है ईरान, वहां बराबर अटैक कर रहा है। तो अमेरिका अगर कमजोर पड़ रहा है तो इसी बात से पड़ रहा है कि ईरान के जो मिसाइल हमले हैं वो कहीं कम नहीं हो रहे, बल्कि वो दिन पे दिन और ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। तो अमेरिका की ये भी स्ट्रेटजी रहेगी कि इसको कैसे हो सकता है कि 5 दिनों में उसे ये लग रहा हो कि हम इसके कोई तोड़ निकालें, इनका मिसाइल सिस्टम कैसे है, कहाँ है, इसके लिए हम कहाँ कैसे वहां तक पहुंचे। तो ये भी उसकी तैयारी हो सकती है 5 दिन के गैप में। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि बाई चांस ईरान ने अगर उसके दिमाग में आया कि जो हुआ हुआ, अब इसके बाद युद्ध को रोका जाए, तो अगर ऐसा ईरान सोचता है तो वास्तव में आगे के लिए युद्ध बंद हो सकता है। मगर मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति पे पहुंचने के बाद ईरान ये सोचेगा कि अब युद्ध बंद कर दिया जाए, क्योंकि ईरान के पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। उसके तेल के जो स्रोत थे वो पूरे खत्म कर दिए गए। ईरान का पूरा हर कोई शहर ऐसा नहीं है जिसको बर्बाद ना कर दिया हो, उसकी कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है। और तो और उनके पास जितने भी उनके जो पहली और सेकंड लाइन के जितने नेता थे, जितने शासक थे, वो सारे मारे जा चुके हैं। तो ईरान पे बचा क्या है? तो ईरान यानी अब ईरान में कोई जैसे गाइडेड मिसाइल जाती हैं, वैसे ही वैचारिक लेवल पर कोई गाइडेड पर्सनैलिटी है नहीं जो गाइड कर सके उस पूरी कंट्री को। अमलेन जी, मेरा सवाल यही आपसे भी है कि जो 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है, स्टैंड बाय मोड की स्थिति बनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको लेकर के कांग्रेस का विश्लेषण क्या है? और दूसरी तरफ ईरान की जो स्थिति है, अमेरिका कुछ भी कहे, क्या ईरान रुकेगा? कांग्रेस इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे देख रही है? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत को लेके और भारत से जो अमेरिका के रिश्ते उनको लेके एक बात कही थी, को टाइप पर बैठे, उसको पता नहीं कब क्या कर बैठे, तो उसकी बातों को कोई ना इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। उसका भरोसा नहीं कि कब वो किस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाए, कब कहा क्या बोल दे और कब कहा क्या कर दे। तो इसलिए भारत देश को या ईरान को या पूरे विश्व को ऐसी एक समुचित व्यवस्था ढूंढनी चाहिए जिससे ये युद्ध रुक सके, लोगों का भला हो सके। इस विश्व में जो भी चीजें दिक्कतें आई हैं, जो भी क्राइसिस आई हैं, वो कम हो सके। देखिए, एक जमाना हुआ करता था कि लोग डेवलपमेंट के बारे में कब सोचते थे, अब चीजें बदल गई हैं। लोग युद्ध या चीज हटके डेवलपमेंट के बारे में सोचे, लेकिन जब तक अमेरिका जैसे देश या जो भी
अपना साम्राज्य बढ़ाने वाली सोच रखने वाले नेता रहेंगे, तब तक कहीं न कहीं ऐसी चीजें घटती रहेंगी। अभी आपने देखा कुछ वर्ष पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका ट्रंप जैसे नेताओं की थी। तो जो एक कहते ना एक दानवी सोच के नेता होते हैं, वो ऐसी कहीं कहीं समस्या पैदा करते रहते हैं। देखिए, जब पूरे देश पूरे विश्व में ईंधन की खपत को लेकर समस्या हो ही रही है, जब ये सारी चीजें की उसके अलावा लोगों के जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो अफेक्टेड हो ही रही हैं, तो कहीं न कहीं मोदी जी या जो अन्य नेता इनको बैठ के एक चीज सोचनी चाहिए कि कैसे तीसरा रास्ता निकल सके और लोगों का डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कांग्रेस का जो परसेप्शन है, ठीक है अमलेन जी, जो परसेप्शन कांग्रेस का डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के है वो आपने रुख स्पष्ट किया है। मेरा दूसरा इसी का सवाल था कि ईरान, मतलब आपने, अमेरिका ने मान लीजिए कोई मिसाइल नहीं दागी अगले 5 दिन तक, लेकिन ईरान जिस स्थिति में है वहां कोई है ही नहीं जो वहां के आवाम को किसी तरीके का कोई भरोसा दे सके या किसी तरीके की कोई ऐसी बात कहे जिसपे सब राजी हों। तो ऐसी स्थिति में क्या ईरान आज रोके रुकेगा? बिल्कुल, देखिए किसी ने पहल तो करनी पड़ेगी। नुकसान जितना हुआ है जो भरपाई मुश्किल होगा, लेकिन किसी ने किसी देश को पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है भारत इसके लिए बहुत ही सक्षम देश है। मोदी जी को ऐसा एक भारत मिला था जिसका विश्व में ऑलरेडी डंका बज रहा था, जहां पे पूरे देश पूरा विश्व उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार था। वो वर्तमान में सक्षम खड़ी पे खड़ा हुआ है, सक्षम खड़ी पे खड़ा। मोदी जी को पहल करनी चाहिए, शायद रुक जाए, और रुक जाता है तो वाकई में भला होगा। उसके अलावा देश में जो तेल की ईंधन की क्राइसिस है, इसके लिए ओएनजीसी को मजबूत करना चाहिए था। और मैं तो आपके चलते हाथ जोड़ रहा हूं भैया कि कोई भी ऐसे फर्जी बोलने वाले नेता को भविष्य में ओएनजीसी जैसी संस्था डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को आज के जैसे दिन देखने पड़ जाए। मैं हाथ जोड़ू कैप्टन साहब, आप भी, मुझे तो लगता है कैप्टन साहब उनसे ज्यादा सक्षम होंगे। ऐसे किसी नेता को चुन लिया जाए जिससे डेवलपमेंट हो सके, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें अफेक्ट ना हो। बहुत लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं, इन चीजों से बचना चाहिए। और बाकी एक मौका है भारत के पास विश्वगुरु बनने का, पहल करनी चाहिए। अमेरिका जब कहते हैं कि मेरा दोस्त है मोदी जी, जब खुद ऐसे उनके बयान आते हैं तो बिल्कुल एक पहल करके देखनी चाहिए। ठीक है अमलेन जी, इसका जवाब ले लेते हैं। बहुत आपने जो बात कही है वो बिल्कुल 180 डिग्री आपने घुमा के रखी है इस बार। कैप्टन साहब, ये जो कांग्रेस की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से, इसमें आपको सियासत कितनी नजर आ रही है और बात में वजन कितना लग रहा है? देखिए, कांग्रेस की ना तो कोई नीति है और ना ही कांग्रेस के पास आज की तारीख कोई नेता है। ये आज स्थिति जिस तरह से नेता नहीं, आप नहीं, एक सेकंड कैप्टन साहब, पूरा मामला डिरेल हो जाएगा। आप समझिए, अमलेन जी ने 2-3 चीजें कही हैं, मैं आपसे 2-3 चीजें वो रखने की कोशिश करता हूं वरना समय ही जाएगा। एक तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके के सक्षम व्यक्तित्व हैं और दुनिया के देशों से समर्थन जुटाया है, उसमें वो युद्ध को रुकवा सकते हैं। एक तो ये कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल उनके प्रवक्ता बयान दे रहे इस डिबेट में। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को भी साथ में लिया तो अच्छा रहेगा। तीसरा उनका कहना यह है कि देश में गैस की किल्लत है या नहीं है, इसका स्पष्ट जवाब अब तक नहीं मिला है उनको। तो ये 2-3 चीजें क्लियर कर दीजिए। मतलब उनको तो कांग्रेस पलट करके अब नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है इसी डिबेट में। देखिए, निश्चित तौर पे अभी गैस की किल्लत हमारे यहाँ अभी उतनी नहीं है। हाँ, 1-8% हो सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन बंद होती है तो जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं। मगर अभी ये कह जाओ कि हमारे यहाँ गैस के लिए बहुत बड़ी पैनिक की स्थिति हो जाए, तो पैनिक की स्थिति वाली अभी सिचुएशन नहीं है। क्योंकि अभी तो हमारा जो भंडारण है 15 दिन का, वही हमारे पास भरा हुआ है, और 65 डे का जो तेल का है वो हमारे पास रिजर्व है। तो इस तरह अभी पैनिक नहीं कह सकते। हाँ, अगर सप्लाई चेन बाधित होती है, बाहर से तेल गैस आना बंद होता है, तो बिल्कुल कमी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जितना उत्पाद हो रहा है उससे हम पूर्ति भारत की नहीं कर सकते हैं। जब बाहर से आना बंद हो जाएगा तो अब हम खेत में अनाज उगाएंगे ही नहीं तो घर में रोटियां कहां से बनेंगी, देश क्या खाएगा? तो वही स्थिति ये है। इसके ऊपर बातें कोई कुछ भी करे, उससे कोई हल नहीं है। रही बात है नरेंद्र मोदी जी की, वाकई में नरेंद्र मोदी बड़े लेवल के नेता हैं। 1-2 नहीं, 28 देशों ने
ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जिसको 28 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है, कि नेहरू जी को भी नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला इतना बड़ा सम्मान। तो सर्वोच्च नेता है नरेंद्र मोदी, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये है कि ये युद्ध वाली बात है। युद्ध में हर देश का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो अपने हिसाब से सोचता है, मगर भारत ने हरदम अपने आप को हर जगह मैनेज करके रखा है। आज युद्ध होने के बाद भी आपने देखा होगा, जब यूक्रेन का और रसिया का युद्ध हुआ तो वहां भी नरेंद्र मोदी ने ही कह के युद्ध को रुकवाया और भारत का तिरंगा लेके वहां जितने विदेश में हमारे नागरिक फंसे हुए थे सब निकले थे, और तो और हमारे तिरंगे के साथ पाकिस्तान के नागरिक निकल रहे थे, दुनिया ने देखा है। तो इसी तरह से ठीक है, हमने जहां अभी वहां ठीक कैप्टन साहब आपकी बात हमने समझ ली है। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं शैलेंद्र जी के पास भी एक बार जाऊंगा। शैलेंद्र जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि इस पूरी चर्चा में आपने दोनों ही पार्टियों की बात सुनी है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड फोरम पर तमाम विरोध के बावजूद कांग्रेस भी आखिर में यह कहती है कि अगर नरेंद्र मोदी वास्तव में वैश्विक नेता हैं तो उनको यह पहल करनी चाहिए, इसमें कितनी सियासत है और कितना इस बात में डेप्थ है कि भारत ऐसे मौकों पर अब निष्पक्ष नहीं है? वो कह रहा है हम शांति के साथ में खड़े हैं, चाहे रूस और यूक्रेन हो और चाहे इजराइल, ईरान, अमेरिका हो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो शांति का पाठ मास्टर साहब पढ़ाना चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स तैयार हैं दुनिया के? देखिए, कोई भी पक्ष चाहे वो तटस्थ हो, वो भी एक पक्ष ही होता है कि हम या तो इधर है या तो उधर है, नहीं तो इधर है। ये सारे के सारे एक पक्ष हैं। जो लोग पक्ष में इधर उधर नहीं जाते वो अपना फायदा नुकसान देखते हैं। इधर गए तो कुआं, इधर गए तो खाई, तो उससे बचने के लिए कहे जहां वहीं रुके रहो। कुछ दिन में माहौल बदलेगा, वक्त गुजरता है, जब सही हो जाएगा तब देखेंगे किधर चलना चाहिए। दरअसल यही चीज हमारे यहाँ भी थी। जब देश आजाद हुआ था तो हम लोगों को एक फेल्योर स्टेट बनाने की कोशिश थी इंग्लैंड के द्वारा, लेकिन उस समय चुनौती यही थी कि हम किसी तरह सरवाइव कर जाएं और हम ये दिखा दें कि हम भारतीय भी अपने देश को चला कर दिखा सकते हैं। इसलिए हम तटस्थ थे, हम बजाय इधर और उधर होने के। पाकिस्तान एक तरफ गया तो आज भी परेशान है। अब रही बात आज के वर्तमान स्थिति में, वास्तविकता यह है कि अमेरिका के टक्कर में पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है, चाहे रूस हो चाहे चाइना हो। वो अपने तक के लिए तो ठीक है डिफेंड करने के लिए, जैसे ईरान ने फंसा लिया, कि उसी तरह वो भी है कि अगर जबरदस्ती युद्ध हो ही दोगे तो ठीक है, तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी भी मिसाइल तुम्हारे यहाँ तक पहुंचेगी, हमारे पास भी परमाणु बम है, तुम्हारे यहाँ हम भी फेंक देंगे। सिर्फ इतने तक है। इसीलिए पूरी दुनिया ने यह भी देखा, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू किया, चाहे रूस के ऊपर लगाया हो, चाहे चाइना के ऊपर, चाहे भारत के ऊपर, चाहे किसी भी देश के ऊपर, चाहे यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई पलट कर के ऊपर कुछ जवाब दे पाए सिवाय चाइना के। और चाइना भी इस आधार पर लगाया कि ठीक है, सप्लाई हमारे यहाँ से आती है, तुमको नहीं, किसी और को बेच लेंगे। इसलिए कि उन्होंने बहुत जगह लोगों को, देशों को लोन बांट रखा है कि ठीक है, कम से कम ये कंट्री तो हमारे साथ रहेंगी। ब्रिक्स के नाम पर संगठन जो बना है, ये मान के चल रहे थे कि 40% इकोनॉमी ब्रिक्स देशों के साथ में रहेगी। तो चाइना ने यहाँ पर एक हिम्मत दिखाई कि हम इधर ही कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास। अदरवाइज किसी ने हिम्मत नहीं की। आज भी इस युद्ध में कोई भी देश खुले तौर पर ईरान का समर्थन नहीं कर पा रहा है। हर कोई ये कह रहा है गलत हो रहा है, हर कोई कह रहा है कि ट्रंप को ये नहीं करना चाहिए था, इजराइल को इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई मुखर नहीं हो रहा है। तो हमें क्या पड़ी, हम बहुत ज्यादा वहां पर शेखी बजाए। ठीक है शैलेंद्र जी, हमको आगे किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वार्ता में शामिल होने के लिए। कैप्टन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमलिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वार्ता में शामिल होने के लिए। इतनी बात तो तय है कि जिस तरीके से भारत के भीतर और दुनिया में अलग अलग तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, अलग अलग देशों में हर देश अपने हिसाब से निर्णय ले रहा है। भारत में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए, जिस जगह पर खड़े हैं और आगे जो कुछ उनकी सरकार देख पा रही है, बतौर प्रधानमंत्री वो जो कुछ देख पा रहे हैं, उससे देश को रूबरू कराने की कोशिश की है। इसके साथ साथ कहां गलत हो रहा है, कौन क्या गलत कर रहा है दुनिया में, उसकी ओर भी उन्होंने इंडिकेट किया है, उसको भी संकेत दिया है, इशारा किया है
कि देखो ये चीज जो अमेरिका तुम्हारी तरफ से हो रही है या ईरान तुम्हारी तरफ से हो रही है, उसका खामियाजा कैसे कैसे तुम्हें और दुनिया को उठाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात है आज की इस पूरी वार्ता में वो ये है कि हम 150 करोड़ लोगों के लिए इस भौगोलिक भारत में जो स्थिति है उससे बाहर जाकर के कोई समाधान मिलेगा, इसकी उम्मीद ऐसी क्राइसिस के समय पर कम ही है। लिहाजा बेहतर यही है कि संकट के समय में एकजुट रहा जाए। जिस प्रकार कछुआ अपने को आपत्ति काल में खुद को समेट लेता है और आंधी तूफान इन सब चीजों के निकलने का इंतजार करता है, ठीक उसी प्रकार से भारत को भी जरूरी है कि वो कछुए की तरह खुद को समेट ले, यानी हमें हमारी जरूरतों को नियंत्रित करना होगा। वही नियंत्रण आगे चल करके सरकार के स्तर पर दिखाई देगा और फिर किसी समय एक स्थिति ऐसी आएगी जब दुनिया में एक नियंत्रित देश नियंत्रण स्थापित कर पाएगा। नमस्कार। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में मिला ही नहीं। ऐसा इतना अच्छा काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। बाद कुंभकर्ण की नींद से सरकार जागी और तब उन्होंने बातचीत की राष्ट्रपति से वहां के। ईरान में बच्चों की स्कूल पे बॉम्बिंग हुई, बच्चे मारे गए, हम चुप देखते रहे। सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया, यूज हो रहा है। देखा प्रधानमंत्री भाग गए थे पार्लियामेंट हाउस।